अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। एक बात हम जानते हैं कि हमारे पास दुनिया में जितने भी चीज़ें हमारे पास होंगी, सॉलिड चीज़ हो, लिक्विड हो, जो भी हमारे पास गैस हो, तो उनको मेजर करने के लिए हम बाकायदा अपने बाकायदा इनके लिए स्केल इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चावल लें, चावल को हम नापते हैं किलो के हिसाब से, कपड़े को हम नापते हैं मीटर के हिसाब से, या हमारे पास मिल्क है उसको हम नापते हैं लीटर के हिसाब से। इस तरह हमारे पास एटम को भी नापा जाता है, एटम को भी हम मेजर करते हैं। वो किस चीज़ से, उसको इसकी मेजरमेंट को हम नाम देंगे एटॉमिक मास यूनिट, यानी शो करते हैं हम किस चीज़ से, ए से, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, और शो करते हैं एम से, जिसको हम लिखेंगे एम, एंड यू से, ये हमारे पास आएगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एज मेजरमेंट स्केल होता है किस चीज़ के लिए, एटम की मास को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो जनाब वाले हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है। रिलेटिव का मतलब क्या चीज़ है, इसका मतलब होता है टू रिलेट होना, किसी भी चीज़ के साथ मुंसलिक होना, रिलेट होना। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम किसी एटम की मास मालूम करते हैं तो हम उसको रिलेट करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट करते हैं। जनाब अली हम जानते हैं कि हमारे पास एटम जब होता है, एटम ये बाकायदा केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट मास रेशो बनती है, तो ज़रूरी बनता है कि हमें एटम की मास के बारे में पता हो। इसके ऊपर काम करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, इसके ऊपर काम करने वाले हमारे पास साइंटिस्ट का नाम जो है वो है डाल्टन। काम करने वाला इसके ऊपर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डाल्टन ने काम किया। इसके अलावा हमारे पास एक, लेट मी सही लिखूं, डाल्टन ने इसके ऊपर काम किया, और इसके अलावा जिसको आप नाम देंगे जॉन डाल्टन। और इसके अलावा हमारे पास पे काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम है गेल लॉसिक। हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर काम किया है, नाम इसका है गेल लॉसिक, इसका नाम है। इसके अलावा इसके ऊपर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसने भी इसके ऊपर मज़ीद काम किया है, यानी एटम की मास के बारे में, वो हमारे पास है लिवाइजर। सही, हमारे पास नाम इसका है लिवाइजर, इसके नाम से हम जानते हैं लिवाइजर। और इसके अलावा हमारे पास एक और साइंटिस्ट ने काम किया है जो आप सब जानते हैं, नाम है एवोगेड्रो ने इसके ऊपर काम किया है। और इसके अलावा जनाब वाले और भी हमारे पास साइंटिस्ट में नहीं, हमारे पास साइंटिस्ट है, बल्कि इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट है, नाम इसका है बर्जेलियस। ये भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया किसके ऊपर, एटम की मास के ऊपर। ठीक है, ये कब की बात है ये जनाब वाले, ये हमारे पास 19th सेंचुरी की बात है। कब की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। ठीक, इन साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास एटम एक ऐसा कंपोनेंट है, एटम हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जो बाकायदा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इसकी बाकायदा मास रेशो बनती है, तो इसका मास कैसा मालूम किया जाए। तो 19वीं सदी में हमारे पास साइंटिस्ट डाल्टन है, गेलॉसिक है, लिवाइजर है, एवोगेड्रो है, बर्जेलियस है, ये तमाम मुख्तलिफ हमारे पास क्या चीज़ थे, साइंटिस्ट थे, मुख्तलिफ हमारे पास स्कॉलर्स थे, इसके ऊपर काम करने लगे कि हम एटम की मास को कैसा मालूम करें। एक चीज़ आपके साथ में डिस्कस करूं, एक एटम का मास ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी सिंगल एटम की मास को डिटरमाइन कर सके। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द मास ऑफ एनी सिंगल एटम। मैं यहाँ लिखूँ आपके लिए, ये हमारे पास इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है टू डिटरमाइन कि हम क्या कर सके, हम मालूम कर सके क्या चीज़, द मास ऑफ एनी सिंगल एटम, द मास ऑफ एनी सिंगल एटम, किसी भी सिंगल एटम की मास को मालूम करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर हम एटम की मास को मालूम करें, किस तरह, किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट करके। किसी इस एटम से क्या मुराद, यानी फॉर एग्जांपल कार्बन, हम एक एटम लेते हैं, इस कार्बन के साथ अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट की मास को रिलेट करेंगे, ये मुमकिन है। यानी मैं कह सकता हूँ इट्स पॉसिबल टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम
relate to another atom. It is possible. ये हमारे पास मुमकिन है. It is possible. It is possible to determine the mass of an atom relate to another. किसी दूसरे को अगर हम उसके साथ किसी एटम की मास को रिलेट करेंगे तो यह हमारे पास मुमकिन है, पॉसिबल है. इसके लिए जनाब अली ये साइंटिस्ट जो यहाँ पे मैंने इनका जिक्र किया, इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, 19th सेंचुरी में एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर. नाम क्या है इसका? मास स्पेक्ट्रोमीटर. इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की, हमारे पास इस्तेमाल की. यानी इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लिया. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से. सही, मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ली. अब इस इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने क्या क्या लिया? इन इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने सबसे पहले कार्बन को इसके ऊपर अप्लाई किया. किस चीज़ को? कार्बन को अप्लाई किया. कार्बन को अप्लाई किया जनाब वाली, तो हमारे पास कार्बन का इसमें एक मास निकला जो फिक्स मास, वो 12. यानी हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एटम की मास हम कैसे मालूम करेंगे? अगर ये हमारे पास एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो, क्या चीज़ हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को हम क्या अगर ऐड करेंगे तो जनाब अली ये हमारे पास क्या बनेगा? ये एटॉमिक मास बनेगा. ये क्या बनेगा? ये एटॉमिक मास बनेगा. ठीक है. इस तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन की मास ली जो हमारे पास 12 है. कार्बन की मास को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन की मास को चूज किया एज अ स्टैंडर्ड. सही है, किसके थ्रू? मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू. ये कब की बात है? ये 1961 की बात है. यानी 1961 में, कब? 1961 में इन्होंने कार्बन को चूज किया, कार्बन एटम को, कार्बन को चूज किया. मैं लिखूं 1961 कार्बन एटम, ये हमारे पास क्या हुआ? ये वाज चूजन, ये बाकायदा चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड एटम. क्या? एज अ स्टैंडर्ड एटम. स्टैंडर्ड. सही है. इन्होंने कार्बन को क्या कर दिया? चूज किया एज अ स्टैंडर्ड. यानी अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी मासेस को हम कार्बन के 12 के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. कौन सा कार्बन? कार्बन 12. अब एक बात है, इसमें हम बात करेंगे किस चीज़ की? इनके आइसोटोप्स की बात करेंगे. ये आइसोटोप्स जो इनके हमारे पास होते हैं, आइसोटोप्स, वो तो बाकायदा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास के आइसोटोप्स क्या होती है. कार्बन के हमारे पास आइसोटोप्स 12 भी है, मतलब इनकी मास चेंज है. इनकी प्रोटॉन नंबर 6 है और इनकी न्यूट्रॉन नंबर 7 भी है, 8 भी है, जिसकी वजह से कार्बन का मास 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है. याद रखिएगा, यहाँ पे हमने कार्बन 12 की बात ली है, हम यहाँ पे कार्बन 12 की बात करेंगे. कार्बन 12 को इन्होंने कहाँ से मालूम किया? मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसकी इस मास को मालूम किया. अब जनाब अली मैं इसको कैसे समझा दूँ? एक हाइपोथेटिकल स्केल के ज़रिए से. फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं हमारे पास कि हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता. इन्होंने एक स्केल लिया. ये हमारे पास एक स्केल में यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा. ये फॉर एग्जांपल मैंने एक स्केल ले लिया. ठीक है. इस स्केल में क्या मौजूद है? इस स्केल में यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ रखूँगा कार्बन एटम रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा कार्बन एटम रखूँगा. ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन एटम है. लेट मी, मैं इसको सही ड्रॉ करूं. यहाँ पे हमने कार्बन रखा है. क्या रखा है? कार्बन का एटम रखा है. हमें जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. कितना है? 12 इसका मास है. इसके मुकाबले में अगर मैं एक रखूँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखूँ, ये हमने हाइड्रोजन रखा. ये हाइड्रोजन का हमारे पास मास क्या है? इसका मास हमारे पास 1 है.
तो ये आपको पता है, यानी एक कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा हेवियर है किस चीज़ से, हाइड्रोजन से। अगर मैं कंपेयर कर लूँ यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, सही, इतने अगर मैं हाइड्रोजन रखूँगा तब हमारे पास ये कंपेयर होगा किसके साथ, कार्बन के साथ। यानी इसको आसानी से हम एक सिंपल सा एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसका मिसाल क्या है, इसका मिसाल ये हमने एक टेबल ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में ये हमारे पास 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 और जनाब वाली ये हमारे पास आ रहे 6 आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा 6 आ गए, इधर हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ये आएगा 8, ये 9, ये 11, ये 12, ये हमारे पास 12 आ गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब आपको पता है, अगर आपको याद है हम क्या कर रहे थे पहले, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, अगर मैं इसकी किसी भी एक खाने को भर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस खाने को भरूंगा तो हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे 1/12 की बात हम कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, 1/12। यानी इसका मतलब ये है कार्बन का हमारे पास 12 पार्ट्स है। हमारे पास जो एक एलिमेंट आता है या कोई एटम हमारे पास जब आता है, अगर वो एटम इस 12 के बराबर हो या इस 12 से हमारे पास हेवियर हो तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। इसका मतलब ये है जनाब वाली, कार्बन को चूज कर दिया गया एज अ स्टैंडर्ड और इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, हम किसी भी एटम की मास को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो जनाब वाली यहाँ पे देखें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम क्या मालूम कर रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से सबसे पहले हमने मालूम किया किस चीज़ को, कार्बन को मालूम किया, यानी कार्बन की वो पोजीशन मालूम की जहाँ पे इसने शो कर दिया कि कार्बन की मास हमारे पास 12 है। इसके साथ साथ यहाँ आपको बता दूँ, हमारे पास इसी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मालूम करते हैं किसी भी एटम की मैसिव मास, क्या चीज़, किसी भी एटम की जो हमारे पास मैसिव परसेंटेज है, क्या चीज़ है, मैसिव परसेंटेज है, कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन के साथ जो कंपेयर किया जाता है, तो ये हमारे पास मालूम होता है किसके हवाले से, मास स्पेक्ट्रोमीटर के हवाले से। जैसे इन्होंने मालूम किया क्या चीज़, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटम है एज मैसिव है 8.40% हमारे पास ये मैसिव है, सही है, कार्बन 1/12 से, यानी कार्बन 12 का जो हमारे पास 12वीं हिस्सा है 1/12 से जनाब अली ये 8.40% मैसिव है। ये 8.40% मैंने कहाँ से लिया, ये जनाब अली हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये मालूम हो जाता है, ठीक है। तो जनाब अली इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है फार्मूला, याद रखें हमारे पास जो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, आर का मतलब रिलेटिव, ए का मतलब एटॉमिक मास, इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है, मैसिव मास ऑफ एन एटम, मैसिव मास डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड करते हैं किस चीज़ के, या हम लिखेंगे मैसिव परसेंटेज, लिखेंगे मैसिव परसेंटेज, मैसिव परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है, यानी 12 क्या चीज़ है हमारे पास, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं हम। तो जनाब अली हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये इक्वल है किस चीज़ का, मैसिव परसेंटेज क्या है, किस चीज़ की हम मालूम करने जा रहे हैं, हम मालूम करने जा रहे हैं हाइड्रोजन की मालूम करने जा रहे हैं। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन की वो क्या है, वो 8.40 है, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, मैं यहाँ लिखूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपके पास हाइड्रोजन का है ये क्या होगा जनाब अली, ये होगा 1.008 AMU होगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा, सिंपल वर्ड्स में आपके साथ शेयर करूँ, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, एक बार हम ये पढ़ेंगे उसके बाद जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ जाएंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, रिलेटिव एटॉमिक मास ये है कि हमारे पास एटम जो है वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्से लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि इसका अपना मास होना चाहिए। तो एक सिंगल एटम की मास को मालूम करना ये बहुत मुश्किल होता है, और एटम की मास को हम मालूम करते हैं एज ए कंपेयर टू किसी अनदर एटम के साथ, हम उसको कंपेयर कर ले या उसके साथ
रिलेट करें तो जनाब वाली हमारे पास क्या होगा, मास मालूम होगा। जैसे हमने कार्बन क्या लिया है, कार्बन 112 लिया है, इसका मतलब ये है कि हर वो एटम जिसकी मास हमारे पास कार्बन 12 के साथ 1/12 के साथ रिलेट हो जाता है तो उसकी मास को हम मालूम करते हैं इस फार्मूले के ज़रिए से। और याद रखें, मास को मालूम करने के लिए हमने उनकी मैसिव परसेंटेज मालूम करनी है। मैसिव परसेंटेज हमें कहाँ से मिलेगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से लिया गया है। 1961 में हमारे पास साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट थे, डिफरेंट हमारे पास साइंटिस्ट थे 19वीं सेंचुरी में, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कार्बन की एटम की मास को मालूम किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम किया। ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम हमारे पास ये आपके साथ शेयर किया गया है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है, उन एलिमेंटों को यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU है। ठीक है, AMU है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है, क्या चीज़, एल्यूमिनियम है, ये 26.9815 है। हमारे पास क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम है, ये 26.9815 AMU जनाब अली हमारे पास क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम की मास है। इसके अलावा जनाब अली हमारे पास मास है किस चीज़ का, नाइट्रोजन की मास है। नाइट्रोजन का मास कितना होगा, ये हमारे पास 14.0067 है। क्या चीज़ है, लेट मी राइट, हमारे पास किसकी मास है, हमारे पास मास है नाइट्रोजन का, ये क्या चीज़ है, 14.0067 AMU हमारे पास, ये एक्यूरेट मास हमारे पास के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल मास है किस चीज़ का, सल्फर का, ये हमारे पास 32 है। क्या चीज़ है, 32.002 सही AMU है, सही है, बल्कि 32.06 है, 32.06 हमारे पास मास है किस चीज़ का, सल्फर का हमारे पास मास होता है। और भी हमारे पास मुख्तलिफ मास है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन की मास हमारे पास क्या है, ये 15.999 हमारे पास 6, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक्यूरेट एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास है। ये तमाम के तमाम मासेस हमने कहाँ से मालूम करने हैं, हमने इस फॉर्मूले के तहत मालूम करने हैं। सबसे पहले आपको इसकी मैसिव परसेंटेज का पता होना चाहिए। अब दूसरी बात हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ की, एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे। तो इन तमाम एलिमेंटों की जो मास है इनको हम शो करते हैं किस चीज़ से, AMU से शो करते हैं। किस चीज़ से, AMU से क्या मुराद है, AMU से मुराद ये है कि अगर हम किसी भी एटम की बात करें, अगर वो एटम कार्बन की 12th हिस्से का बराबर हो, सही है, तो उसको हम नाम देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। या अगर उसकी मास ग्रेटर हो किस चीज़ से, 1/12 से हमारे पास ग्रेटर हो, तो उसको हम कौन सा नाम देंगे, यानी हम कहेंगे ये भी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है। तो जनाब अली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, इसके बारे में जनाब अली हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जनाब अली इसको डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी लिखेंगे द मास ऑफ एन एटम, डिफाइन करेंगे द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का हमारे पास मास, किस चीज की एटम, एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम की मास को, अगर एलिमेंट की मास को कंपेयर किया जाए किसके साथ, रिलेटिव टू द मास ऑफ, या हम लिखेंगे द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सही, रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम, या रिलेट टू द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ कार्बन 12 की बात करते हैं, कार्बन 12 एटम इस कॉल्ड कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी अगर हम किसी भी एटम की मास को ले, उसकी मास को हम रिलेट करें किसके साथ, कार्बन 12 के साथ हम रिलेट करेंगे, तो जनाब अली हमारे पास कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है, ये देखिए
मैंने यहाँ पे एक बात आपसे की, आपको पता है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एटम का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जो है जनाब अली, ये कार्बन की 12 का यानी 1/12 का बराबर है। मैं कहूँगा द मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, इसकी मास ये इक्वल है 1/12 ऑफ कार्बन एटम का। सही है, यानी एक पार्ट जो है कार्बन एटम का वो हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है। अब हमारे पास जिस भी एटम की मास इस 12th हिस्से की बराबर हो तो वो उसी का मास है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास इसका 16 मास होता है। क्या होता है इसका? एटॉमिक मास 16 होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इस 12 से 16 टाइम हेवियर है। कितना टाइम हेवियर है जनाब अली? हम लिखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये 16 टाइम हेवियर है। किस चीज से? हेवियर लिखो या आप ग्रेटर लिखो। हेवियर है किस चीज से? आप 1/12 कार्बन एटम से। सही है, कार्बन एटम की 12वीं हिस्से से तकरीबन जनाब अली हमारे पास 16 टाइम्स हेवियर है। याद रखिए जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंटों की मासेस को हम कंपेयर करते हैं कार्बन 1/12 से, तो हाइड्रोजन की मास जो है वो इसका बराबर है। इसके अलावा जितने हमारे पास एटम्स होते हैं उन तमाम की मासेस जो है वो कार्बन 1/12 से जो उसकी मास नंबर होगी उतने हमारे पास है, उससे क्या होंगे? हेवियर होंगे। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को? इसको हम डिफाइन करेंगे जनाब अली, ये हमारे पास क्या चीज है? the mass of an atom which is equal to 1/12 of carbon atom or greater than 1/12 of carbon atom is called atomic mass unit। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डिफिनेशन, the mass of an atom, किसी भी एटम की मास which is जो हो क्या चीज? इक्वल हो। किसका इक्वल हो? to 1/12 यहाँ लिखो 1/12 ऑफ कार्बन एटम। सही है, कार्बन एटम का, और या क्या चीज हो? और या ग्रेटर हो या हेवियर हो किस चीज से? फ्रॉम हेवियर हो फ्रॉम 1/12 का। ये क्या कहलाएगा? ये इसका कहलाएगा क्या चीज? एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। आपसे कहूं कि हमारे पास हर वो एटम जिसकी मास कार्बन 1/12 की इक्वल हो या कार्बन 1/12 से हायर हो, जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हो सकते हैं, ये हमारे पास कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। लेट मी समराइज इन अ व्हाइल, हम इसको समराइज करेंगे। याद रखें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है? रिलेटिव एटॉमिक मास ये है किसी भी एटम की मास को मालूम करना किसी एटम को रिलेट करके। यानी हमने कार्बन लिया है यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड लिया है। कब लिया गया? 1961 में लिया गया। इन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। कहाँ से लिया गया? किसकी मास कैसे मालूम हुआ? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम हुआ। अब हमने कंपेयर करना शुरू किया है एलिमेंटों की मास कार्बन 12 के साथ। वो कार्बन जिसका एस्टोप हमारे पास क्या हो? 12 हो, ये हमारे पास कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या चीज है? एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या चीज है? किसी भी एटम की मास को अगर हम कार्बन 1/12 के साथ कंपेयर करें, अगर या उसको इक्वल होगा या उससे हेवियर होगा तो वो उसी का एटॉमिक मास यूनिट होगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एलिमेंटों की हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे आपके साथ शेयर किए। एटॉमिक मास यूनिट को मालूम कैसे करते हैं? इनको मालूम करते हैं जनाब अली इस फार्मूले से। इनकी मेसिव परसेंटेज लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 12 से जो कार्बन 12 है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उसका मास दिखाई देगा। आज के लिए इट्स एनफ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ बाद में शेयर किया जाएगा। सही है, आप कोशिश करें टॉपिक को 2-3 मरतबा रिवाइज करें, आप इसको देखें, आपके लिए कोई मसला इसमें नहीं होगा। सही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।